सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। खबरों में आज आपको देंगे कोरोना से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, बताएंगे पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर और ठीक होने की दर को लेकर दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले कहां खड़ा है भारत। इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्या कह रही है सरकार। राज्यों और दुनिया के तमाम देशों के ताजा हालात पर डालेंगे नजर। वहीं संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें इसी हफ्ते से शुरू हो रही हैं। देखेंगे किस तरह की तैयारियां हैं इस बार। क्लाइमेट एक्शन को लेकर दुनिया भर के मंत्रियों की चौथी वर्चुअल वार्ता का क्या रहा सार, इसकी भी होगी बात। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भारत पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर और ठीक होने की दर को लेकर दुनिया के ज्यादातर देशों से बेहतर स्थिति में है। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामले दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम हैं। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के 505 कोरोना मरीज हैं, जबकि वैश्विक औसत 1453 से ज्यादा का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति 10 लाख आबादी में कोविड से मरने वालों की संख्या भी सबसे कम है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से मौत की जो संख्या है वो 14.27 है, जबकि वैश्विक औसत इससे 4 गुना से भी ज्यादा है, ये 68.29 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में काफी विस्तार किया है। अब तक देश में 1200 से अधिक कोविड अस्पताल, 2611 कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और 9909 कोविड उपचार केंद्र काम कर रहे हैं। समय पर रोग का पता लगाने और कोविड-19 के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन से स्वस्थ होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है। देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है और देश में अब कोविड संक्रमण की जांच करने वाली 1115 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। मंगलवार तक कुल 1,11,430 कोरोना नमूनों का परीक्षण हो चुका है। कोविड-19 की रोकथाम, कंटेनमेंट और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समन्वित प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के कुल 6 लाख मामले होने के बाद सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि 7 लाख मामले पहुंचने में कुल 159 दिन लगे हैं, लेकिन राहत की बात है कि इस दौरान मरने वालों की दर और ग्रोथ रेट में लगातार कमी देखने को मिली और रिकवरी रेट 61% से अधिक हो गया है। अब तक करीब 4,40,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना रोगियों के ठीक होने और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर भी 1,80,000 से ज्यादा हो गया है। कोरोना वायरस के मामलों की जांच में तेजी के साथ इससे संक्रमित होने वालों की तादाद भी दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। देश में पिछले 5 दिन के दौरान औसतन 23,000 केस रोजाना दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार पर नजर डालें तो केरल में 30 जनवरी को भारत में कोविड-19 के पहले मामले का पता चला था। इसके बाद 110 दिन में 19 मई को देश में 1 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए। इसके 15 दिन बाद यानी 125 दिन में 3 जून को भारत के कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया। फिर 10 दिन में संक्रमण की संख्या 2 लाख से 3 लाख तक पहुंच गई। इसके बाद 8 दिन में ये 4 लाख और 6 दिन में 5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। देश में 5 लाख मामले पहुंचने में 149 दिन का समय लगा है। 5 से 6 लाख और 6 से 7 लाख कोरोना के केस पहुंचने में 5-5 दिन का समय लगा है। इस तरह कुल 159 दिन में कोरोना वायरस के मामले 7 लाख के पास पहुंचे हैं। दुनिया में कोविड-19 के मामलों के हिसाब से भारत की बात करें तो इस वक्त ये सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख तक पहुंचने में 159 दिन लगे, जबकि अमेरिका में 7 लाख केस 87 दिन में और ब्राजील में 103 दिन में ही सामने आए। देश में भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन ग्रोथ रेट में लगातार कमी देखने को मिली है। 1 लाख केस के समय ग्रोथ रेट 5.1% थी, जो 7 लाख होते होते 3.5% पर आ गया। इस दौरान डबलिंग टाइम भी बढ़ा है, ये 14 दिन से बढ़कर 20 दिन हो गया है। कोरोना से मरने वालों की दर भी 3% के नीचे आ गई है। 1 लाख केस के समय कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 38% से ज्यादा थी, जो 7 लाख होते होते 61% से अधिक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है। संगठन ने कहा है कि इस दिशा में मिलने वाले सबूतों को संज्ञान में लिया गया है, जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि नोवेल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वो भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके बाद WHO से अपने दिशा निर्देशों में इसे शामिल करने के लिए संशोधन की मांग की गई थी। जेनेवा में एक ब्रीफिंग के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए बनी तकनीकी टीम के मुखिया बेनेडिक्टा अलेग्रांजी ने कहा है कि संगठन वायरस के ट्रांसमिशन के तरीकों को लेकर सबूतों को संज्ञान में ले रहा है। उन्होंने कहा कि संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक जगह पर, खासकर भीड़ में बंद जगहों पर, खराब वेंटिलेशन के हालात में हवा से वायरस फैल सकता है। हालांकि इसे लेकर और सबूत चाहिए होंगे और इनका अध्ययन करने की जरूरत होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस बात को स्वीकारने के साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप बाहर निकलें या फिर खुली हवा में भी बैठें तो मास्क जरूर पहनकर रखें। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देश में विकसित टीका कोवैक्सीन भी वैश्विक दौड़ में शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ICMR ने देश के 12 चिकित्सा संस्थानों को पत्र लिखकर इच्छुक स्वयंसेवकों से मनुष्य पर टीके का परीक्षण का पहला चरण शुरू करने का आग्रह किया है। इनमें से कई संस्थानों ने मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 जांच किट बनाने की अनुमति प्राप्त करने वाली पुणे की माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने लैब में की जाने वाली आणविक निदान जांचों को पूरा करने वाली मशीन पेश की है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 2008 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,831 हो गई है। राजधानी में कल 2,129 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक दिल्ली में 74,217 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में अभी 25,449 सक्रिय मामले हैं। राजधानी में 8,795 RT-PCR और 13,653 रैपिड एंटीजन जांच की गई हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त राशन की आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अगले 5 महीनों तक यानी जुलाई से नवंबर 2020 तक मुफ्त PDS राशन उपलब्ध कराएगी। वहीं बाकी राज्यों से जुड़े अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस से संक्रमण के 5,134 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। अब तक प्रदेश में 1,18,558 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल मुलुंड, दहिसर, महालक्ष्मी रेसकोर्स और BKC में क्षेत्रीय अस्पतालों को जनता को समर्पित किया। इन नए अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 3,250 बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं। मुंबई में अब बिना डॉक्टर की पर्ची के भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं ओडिशा में 10 जुलाई की मध्यरात्रि तक पूरे कटक शहर को बंद करने का आदेश दिया गया है। कटक शहर में सप्ताह के अंत के दौरान 11 और 12 जुलाई को भी पूर्ववर्ती आदेश के अनुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक के कलबुर्गी जिला प्रशासन ने कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों, कन्वेंशन हॉल और घरों पर विवाह समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी है। उप पंजीयक कार्यालय में केवल 5 हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में हुए विवाह को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर ऐसे आयोजन की अनुमति नहीं होगी। गोवा सरकार ने इस महीने राज्य के करीब 250 होटलों को घरेलू पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। पर्यटकों को कोविड-19 नेगेटिव का प्रमाण पत्र देना होगा या राज्य की सीमा पर कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। असम में स्वास्थ्य विभाग ने गुवाहाटी के पांडु इलाके में कोविड से संबंधित जांच का काम शुरू कर दिया है। इस बीच जोरहाट उपायुक्त ने जोरहाट नगर निगम इलाके में 9 जुलाई से 15 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पंजाब आने वाले सभी यात्रियों के लिए ई-पंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले गोवा ऐप या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 9 जुलाई को शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन रहेगा। कंटेनमेंट जोन सख्त लॉकडाउन के अधीन होंगे और सभी सरकारी और निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। देश के दवा नियामक DCGI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों को एंटीवायरल टीके
रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने को कहा है। इस दवा को आपातकालीन और सीमित आधार पर कोविड-19 मरीजों के उपचार में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI डॉक्टर VG सोमानी ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों को पत्र भेजा है। अनलॉक प्रक्रिया के साथ साथ संसदीय कामों में भी तेजी आने लगी है। संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें इसी हफ्ते से शुरू हो रही हैं। लिहाजा कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर राज्यसभा सचिवालय ने इन 8 कमेटियों की बैठकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सचिवालय ने संसदीय स्थायी समितियों की बैठकों के लिए 8 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव से बचा जा सके। नए नियमों के मुताबिक समितियों की बैठकों के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्यसभा सचिवालय की तरफ से कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बैठकों के दौरान समितियों के सदस्य 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे और उनके बैठने के लिए उसी तरह से इंतजाम भी किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बैठक में शामिल हो सकें। एक वक्त में मंत्रालय या विभाग की तरफ से सिर्फ 2 ही लोगों को कमेटी के सामने पेश होने की अनुमति होगी। अगर ज़्यादा लोगों की पेश होने की ज़रूरत होगी तो वो भी 2-2 की संख्या में ही बुलाए जाएंगे। स्थायी समिति से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही मुहैया कराई जाएगी। समितियों की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए बैठक कक्ष के दीर्घा में बैठने की व्यवस्था होगी। सदस्यों की हाजिरी के लिए बैठक कक्ष के बाहर ही इंतजाम किया जाएगा। समिति से जुड़े अधिकारी बैठक के बीच मौजूद नहीं रहेंगे। समिति से जुड़े सदस्यों को अपनी उपलब्धता के बारे में पहले से ही जानकारी देनी होगी ताकि उसी हिसाब से बैठने का इंतजाम किया जा सके। हैंड सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल मास्क और दस्ताने पहनने के बाद ही लोगों को कमेटी रूम के अंदर जाने की अनुमति होगी। आगामी दिनों में इन नियमों का पालन करते हुए ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होंगी। इस महीने की 10 तारीख को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की एक बैठक बुलाई गई है, जबकि 15 जुलाई को गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक होनी है। दोनों समितियां कोरोना महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विचार विमर्श करेगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट के मद्देनजर लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों में पहली बार संसदीय रिपोर्ट्स की मौजूदगी नहीं रहेगी। वो समितियों की बैठकों की पूरी प्रोसीडिंग को कलमबद्ध करते हैं, लेकिन बैठकों में सीमित संख्या में मौजूदगी के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय ने ये कदम उठाया है। लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर कई अहम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस क्रम में पहली बार बैठक में रिपोर्टर्स की मौजूदगी नहीं होगी। लोकसभा सचिवालय की कमेटी समन्वय अनुभाग ने पहले जारी निर्देशों में 3 जुलाई को वर्बेटिम रिपोर्टिंग सेवा की मौजूदगी के साथ प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था का उल्लेख किया था, लेकिन अब केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसकी सीडी संबंधित कमेटी ब्रांच को सौंपी जाएगी। जो सदस्य और अधिकारी बैठक में बोलेंगे वो पहले अपना परिचय देंगे। इससे कार्यवाही को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय ने स्थायी समितियों की बैठकों को लेकर कुछ जरूरी हिदायतें दी हैं। कमेटियों की बैठकों में अब तक संसदीय रिपोर्टर्स उसी तरह मौजूद रहते थे जैसे संसद की कार्यवाहियों के दौरान। इनकी पूरी प्रोसीडिंग को वो लिखते हैं। राज्यसभा के रिपोर्टर्स ने 2018 के दौरान संसदीय समितियों की 152 बैठकों की कार्यवाही को 8,704 पन्नों में रिकॉर्ड किया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBSE बोर्ड के छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोविड-19 के चलते बनी परिस्थिति के बाद CBSE की कुछ कक्षाओं के लिए सिलेबस को 30% कम करने का फैसला किया गया है। ये फैसला 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम पर लागू होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि पाठ्यक्रम की मूल अवधारणा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए कुछ हफ्ते पहले कई शिक्षाविदों से सुझाव मांगे गए थे। उन्होंने प्रतिक्रियाओं पर खुशी जताते हुए कहा कि मंत्रालय को 1,500 से अधिक सुझाव मिले हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी शैक्षिक संस्थान बंद हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, जिसके बाद छात्रों को राहत देने के लिए ये निर्णय लिया गया है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,17,87,000 को पार कर चुकी है, जबकि 5,42,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 29,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां राष्ट्रपति बोल्सोनारो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्राजील में अब तक 16,68,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना से मौत की संख्या 66,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना का प्रकोप भले ही बढ़ रहा है, पर हम स्पष्ट रूप से महामारी के चरम पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं WHO की एक टीम अगले हफ्ते चीन का दौरा करेगी ताकि वायरस की उत्पत्ति और मानव में इसके प्रसार की जांच की जा सके। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के अलग होने के अपने निर्णय से संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को एक और कूटनीतिक हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने आरोप लगाया है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में लगा है। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पोषित करने का सीधा आरोप लगाया। बैठक में भारत ने पड़ोसी देश पर आतंकवादियों को पनाह देने के साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने बैठक में कई मुद्दे उठाए। सिंघवी ने अलकायदा को खत्म करने का श्रेय देने के लिए पाकिस्तान के बयान को भद्दा मजाक बताया। उन्होंने कहा कि अलकायदा के संस्थापक उसामा बिन लादेन को हाल ही में पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहीद कहा। ये बैठक कल यानी 7 जुलाई को आयोजित की गई थी और इसी दिन 12 साल पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन ने हमला किया था। इस हमले में कई भारतीय और अफगानी नागरिक मारे गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लद्दाख क्षेत्र सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बुनियादी ढांचे से संबंधित जारी परियोजना की स्थिति को प्रमुखता से उठाया गया। इस क्षेत्र में 5 मई को गतिरोध शुरू होने के बाद सरकार ने BRO को पूर्वी लद्दाख में अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जारी रखने के लिए कहा था। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर कहा कि BRO सराहनीय कार्य कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। BRO इस लक्ष्य के लिए दृढ़ता से काम कर रहा है। इस बीच चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय भी हवाई गश्त जारी रखी है और भारतीय सेना उनकी पीछे हटने की गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है।
विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री डेविड हेल ने कल एक ऑनलाइन बैठक के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। साथ ही कोविड-19 महामारी को लेकर भी दोनों पक्षों ने दवाओं और टीकों के विकास समेत द्विपक्षीय स्वास्थ्य साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। उन्होंने छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा सुविधा समेत परस्पर लाभकारी व्यापार और लोगों से लोगों के संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। अमेरिका ने छात्रों के वीजा मामले में भारत को भरोसा दिलाया है कि इस सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जाएगा और नियमावली बनाते समय भारतीय छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। भारत अमेरिका विदेश मंत्रालय के अधिकारी स्तर पर परामर्श के दौरान ये बात कही गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग और बढ़ाने की जरूरत पर सहमति जताई। खासतौर पर 2021-2022 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के दौरान इस साल भारत की मेजबानी में होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत जैसी प्रणालियों के जरिए संपर्क में बने रहने और द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई। भारत में इस साल दोनों पक्षों के बीच विदेश और रक्षा मंत्री की बातचीत तय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 23 केंद्रीय लोक उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की और आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए पूंजी व्यय में तेजी लाने को कहा। इन 23 केंद्रीय लोक उपक्रमों का 2020-21 में संयुक्त रूप से 1,65,510 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने सचिवों से सीपीएससी के प्रदर्शन पर नजर रखने को कहा ताकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजी व्यय का 50% खर्च सुनिश्चित हो सके और इसके लिए योजना बनाई जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि शनिवार तक 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 1,14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण की मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में कई नए और आधुनिक जांच उपकरण लगाए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इससे सीमा शुल्क की जांच क्षमताओं में इजाफा होगा और आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं को तेजी से मंजूरी मिलेगी। इस मौके पर नए उपकरणों और जांच सुविधाओं की जानकारी देने वाली पुस्तिका का भी लोकार्पण किया गया। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की रूपरेखा की बेहतर समझ हासिल करने और केंद्र सरकार की आवश्यकता और स्वास्थ्य खर्च को फिर प्राथमिकता देने के इरादे को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने विश्व बैंक, नीति आयोग और स्वास्थ्य क्षेत्र पर वित्त आयोग के उच्च स्तरीय समूह के सदस्यों के साथ कल विस्तृत बैठक की। हाल ही में कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व बैंक ने भारत सरकार को $1 अरब का ऋण दिया है, जिसका इस्तेमाल बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को मदद के तौर पर देने में किया जा रहा है। गंगा नदी के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक $40 करोड़ उपलब्ध कराएगा। विश्व बैंक और भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग बढ़ाने के लिए कल एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत होगा, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले करीब 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वीडन की स्वास्थ्य और सामाजिक मामलों के मंत्री लीना हेलेनग्रीन के साथ भारत और स्वीडन में कोविड-19 की स्थिति और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। लीना हेलेनग्रीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने पर डॉक्टर हर्षवर्धन को बधाई दी। साथ ही अधिक से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण का पता लगाने और समय रहते उनका इलाज करने के लिए परीक्षण की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की प्रशंसा भी की। भारत ने कहा है कि उसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य में भी अपने प्रयासों को वो जारी रखेगा। क्लाइमेट एक्शन को लेकर मंगलवार को दुनिया भर के मंत्रियों की चौथी वर्चुअल वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विकासशील देशों में जलवायु एक्शन को और मजबूत करने के लिए 2020 तक $1 ट्रिलियन का वादा पूरा नहीं हुआ है। जावड़ेकर ने विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देश पार्टियों को एक बार फिर UNFCCC और उसके पेरिस समझौते के तहत परिकल्पित किए जाने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र के टिड्डी सर्कल कार्यालयों की ओर से 11 अप्रैल से 6 जुलाई तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 1,43,422 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया जा चुका है। इस दौरान राज्य सरकारों ने भी 1,32,465 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाया। आवश्यकता के आधार पर राजस्थान के अधिसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है।
साथ ही राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी जिलों में 15 ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के सभी उपाय कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बदायूं में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन की आधारशिला कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2 नए अध्यादेश लागू होने और कृषि क्षेत्र में अन्य कानूनी सुधार किए जाने से किसान अब अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में लाभकारी मूल्य पर बेच सकते हैं। जहाजरानी मंत्रालय देश के मौजूदा 194 लाइट हाउसों को पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बनाने में जुटा है। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति इस बाबत सरकार से पहले ही अहम सिफारिश कर चुकी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पोत परिवहन मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने इसे लेकर कल एक बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट यानी अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संयंत्र का 10 जुलाई को औपचारिक उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे। कोयला संयंत्रों के मुकाबले इस संयंत्र से सस्ती बिजली मिल रही है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 30 किलोग्राम गोल्ड की तस्करी मामले में प्रदेश की पिनराई विजयन सरकार चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस बीच यूएई के राजदूत ने कहा है कि यूएई में भी प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर किसने ये कंसाइनमेंट यूएई के काउंसलेट के पते पर भेजा था। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संयुक्त अरब अमीरात से सोने की तस्करी करने वाले मुख्य साजिशकर्ता स्वपन सुरेश के साथ कथित संबंधों के कारण राज्य के मुख्य सचिव एम शिवशंकर को पद से हटा दिया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सफाई भी दी है। पुलवामा आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने पुलवामा आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के रहने वाले बिलाल अहमद कूचे को गिरफ्तार किया है। पिछले साल हुए इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से इस मामले में ये 7वीं गिरफ्तारी है। बात क्रिकेट की। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच आज से साउथहैम्पटन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से 117 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी। कोविड-19 महामारी के कारण 15 मार्च के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ठप पड़ा है। और अब बात खास शख्सियत की। युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर सिंह एक प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, विद्वान लेखक और बेबाक समीक्षक थे। वो अपने तीखे तेवरों और खुलकर बात करने के लिए जाने जाते थे। देश को राजनीति की दिशा देने वाले चंद्रशेखर ने हमेशा लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। चंद्रशेखर सत्तारूढ़ पार्टी के उन सदस्यों में से थे जिन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 10 नवंबर 1990 को वो देश के प्रधानमंत्री भी बने तो अपनी शर्तों पर काम किया और सिद्धांतों से समझौते की बात आई तो त्यागपत्र देने में भी देर नहीं लगाई। इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।